द वॉर में यूएसए भी वॉर में इंटर हो जाती है और यूएसए का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है एलिड विक्ट्री जीतने में बाय सप्लाइंग शिप्स फूड क्रेडिट टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। यूएसए एक मैसिव अटैक भी करती है और जर्मनी यहाँ पे रिपब्लिक हो जाती है और वो आर्मिस्टिक साइन करती है ऑन नवंबर 1914। तो events of the war is not in your syllabus, so now I'll discuss results of the war. Results of the war में consequences of the First World War we will discuss. First point is Treaty of Versailles, which is very 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 important for your boths, for your long as well as short answers. What is Treaty of Versailles? Treaty of Versailles was concluded on 28th June 1919 after the First World War. ट्रीटी ऑफ वैसाली एक तरीके से सोल्यूशन होता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड करता है। इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सालीज इन फ्रांस, दो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 27 countries were present at the conference. The terms of the treaty had been dictated by certain eminent person. They were the British Prime Minister David Lloyd George, President of the United States of America Woodrow Wilson, George M. Clemenceau, द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एंड वी.ई. ऑर्लैंडो ऑफ इटली। इन लोगों ने डिक्टेट किया ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज की कंडीशंस। नाउ व्हाट वर द क्लॉजेस, व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइली? फर्स्ट इज जर्मनी अलोन वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ वॉर एंड एग्रेशन। जर्मनी को जिम्मेदार माना गया इस जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी वॉर में हुआ है और एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी। ही वॉज टोल्ड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ $33 billion एज वॉर इंडिमनिटी टू द विक्टोरियस पास। जर्मनी को कहा गया कि $33 billion पे करें, ठीक है, टू द विक्टोरियस पास को। Second, the area of Rhineland was to be demilitarized. Germany was not allowed to make fortifications along the river of Rhine. Rhine में वो अपनी military army नहीं बना सकती है। All the existing fortifications on the banks of the river demolished. The German territory west of the Rhine was to be occupied by the Allied troops for 15 years. तो जो भी जर्मन टेरिटरी राइन के वेस्ट में है वो एलिड ट्रूप्स ले लेगी 15 सालों के लिए। जर्मनी हैड टू रिटर्न अलास्का एंड लोराइन टू फ्रांस। जर्मनी वापस करेगी फ्रांस को अलास्का और लोराइन इन ऑर्डर टू कंपनसेट द डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रेंच कोल माइंस, क्योंकि कोल माइंस फ्रेंच का जर्मनी ने डिस्ट्रक्ट कर दिया है, उसके कॉम्पनसेशन में। द सार कोल फील्ड्स ऑफ जर्मनी वुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। जर्मनी का सार कोल फील्ड्स भी फ्रांस लेगी फॉर 15 ईयर्स। जर्मनी को सरेंडर करना पड़ता है अपना यूपिन मालमेडी टू बेल्जियम एंड मेमल टू लिथुआनिया। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल्सविक वॉज टेकन अवे फ्रॉम डेनमार्क। स्केल्सविक को भी डेनमार्क से ले लिया जाएगा इन 1864। इट्स फेट वॉज टू बी डिसाइडेड बाय अ plebiscite. The northern part voted for the incorporation in Denmark. Central zone voted for Germany. Central zone Germany में चला जाता है। Poland got back all the territories lost in the war. पोलैंड ने जितना भी वॉर में हारा था सब उसको वापस मिलता है। German city of Danzig was internationalized in order to provide Poland with a port. It was placed as a free city under the supervision of the League of Nations. और डैनजिग को भी फ्री सिटी डिक्लेयर किया जाता है लीग ऑफ नेशन के सुपरविजन के अंडर में। जर्मनीज आर्मी भी 1000 सोल्जर से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, इसलिए क्योंकि जर्मनी आर्ममेंट रेस में आ गई थी। जर्मनी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर ही जा रही थी और प्रिपेयर कर रही थी वॉर के लिए। तो ऐसा ना हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी फिर से करे, इसीलिए जर्मनी की आर्मी को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया 1000 soldiers and navy was limited to 15,000 men, 36 ships and the air force was to be banned. सबमरीन्स भी मेंटेन नहीं कर सकती जर्मनी। तो यहाँ पे जर्मनी को काफ़ी नुकसान होता है। जर्मनी ने अपना सारा पाया हुआ दोबारा खो दिया और जर्मनी
शांत नहीं रहेगी। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर करती है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जर्मनी लॉस्ट ऑल हिज कॉलोनीज टू द विक्टोरियस पास। जर्मनी ने अपनी सारी कॉलोनीज विक्टोरियस पास को दे देती है। जर्मन ईस्ट अफ्रीका वॉज शेयर्ड बिटवीन ब्रिटेन एंड बेल्जियम। कैमरून एंड टोगोलैंड वर टू बी पार्टीशन बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। Palestine and Mesopotamia would be held by Britain under a mandate from the League of Nations. Treaty ensured, ये Treaty of Versailles ने इंश्योर किया है, मतलब गारंटी दी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया एंड शेकोस्लोवाकिया। ये चार जो कंट्री है, बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, शेकोस्लोवाकिया, इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दिया ट्रीटी ने। जर्मनी वॉज टू सप्लाई कोल टू इटली। अब जर्मनी कोल सप्लाई करेगी इटली को, फ्रांस को, बेल्जियम को फॉर 10 ईयर्स। कॉन्वेनेंट मतलब ये जो पैक्ट है लीग ऑफ नेशन का, ये भी इस ट्रीटी में ऐड किया गया कि एक लीग ऑफ नेशन बनेगा। दस द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज वॉज अ डिक्टेटेड पीस। डिक्टेटेड पीस मतलब कि सिर्फ बोलने का हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी ऑफ वर्साइली से एंड होता है। डिक्टेटेड पीस है जिसने ओरली पीस को अनाउंस कर दिया, विच वॉज इम्पोज्ड ऑन द जर्मन्स। जो जर्मन्स में जर्मनी पे थोपा गया है ट्रीटी ऑफ वर्साइली को, जर्मनी खुद से तो नहीं चाहते थे। दे वर ओनली टोल्ड टू साइन इट अंडर द थ्रेट ऑफ इन्वेजन। जर्मन्स को सिर्फ बोला गया है कि आप साइन करिए अंडर द थ्रेट ऑफ इन्वेजन। टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, पीस ट्रीटीज तो साइन हो गई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने मैप के वर्ल्ड को, मतलब कि पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड यूरोप का पूरी तरीके से चेंज हो गया। यू ऑल कैन सी ऑन पेज नंबर 202। आप देखिए ऊपर वाला जो मैप है टॉप पे जो दिया है वो बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, और जो नीचे है ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो आप देखिए कितना बड़ा चेंज आया है। जो ये एलिड पास हैं वो लाइट ब्लू कलर से हैं, रशिया, फ्रांस, इटली, एंड सेंट्रल पास हैं। देन डार्क ब्लू कलर से न्यूट्रल पास हैं जो कि नॉर्वे है, स्वीडन है, स्पेन है। सेंट्रल पास ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, टर्की है। अब यहाँ पे आप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, सब कुछ बदल गया है, सब अलग अलग हो गई हैं और न्यू नेशंस डेवलप हो गए हैं यहाँ पे। पोलैंड, शेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ब्लू कलर से ऑन दिस मैप। तो अब टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट होगा, स्पेशली यूरोप का होगा, क्योंकि इनका मैप तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वॉर डिस्ट्रॉयड 3 रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ यूरोप। यूरोप की 3 रूलिंग डायनेस्टीज पूरी तरीके से वॉर में डिस्ट्रॉयड हो गई। दैट इज हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया, हंगेरी, रोमानो इन रशिया एंड द होहेनज़ोलर्न इन जर्मनी। सेरिस्ट डिक्टेटरशिप रशिया में ख़त्म हो गई। ओके, स्कैरिस्ट डिक्टेटरशिप पूरी तरीके से रशिया में ख़त्म हो गई आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। जर्मनी हैड टू सरेंडर लार्ज चंक्स ऑफ हिज टेरिटरीज ऑफ सिलेसिया टू पोलैंड। पोलैंड को बहुत सारी टेरिटरीज सिलेसिया की जर्मनी को वापस करनी पड़ती है। जर्मनी हैड टू रिटर्न अलास्का एंड लोराइन टू फ्रांस एंड हैड टू गिव अप यूपेन एंड मेलमेडी टू बेल्जियम। न्यू स्टेट्स बनते हैं रोमानिया, यूगोस्लेविया, शेकोस्लोवाकिया एंड पोलैंड। नई सिटीज़, नए नेशंस डेवलप हुए हैं। द लीग ऑफ नेशन, ये भी एक रिजल्ट ऑफ द वॉर है। वॉर अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, आगे चल के इतना डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए लीग ऑफ नेशन आता है। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कन्विंस द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड that there should be an international organ to maintain peace and security in the world. The American President Sir Woodrow Wilson's 14 points emphasized the creation of an international organization to preserve the peace and to promote the spirit of cooperation. वर्ल्ड में शांति बनी रहे, कोऑपरेशन की स्पिरिट हो, इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लीग ऑफ नेशन को
सेटअप करने के लिए सोचा है और हेंस द लीग ऑफ नेशन इमर्ज्ड इन 1920 एज एन इंटरनेशनल पीस कीपिंग बॉडी। एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया लीग ऑफ नेशन को। इट्स हेडक्वार्टर्स वॉज एट जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। नाउ व्हाट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन करेगा क्या? उसका मेन एम यही है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और प्रमोट करे, आगे चल के वॉर ना हो। मेंबर स्टेट्स शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स सोवरिटी, एक दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे के कंट्री को रिस्पेक्ट करे, मिलिटेंट नेशनलिज्म का रूप ना आए। द मेंबर स्टेट्स वॉज नॉट टू मेंटेन ह्यूज आर्मी, कोई भी मेंबर स्टेट्स इतनी ज़्यादा अपनी आर्मी नहीं बना सकती है, आर्मामेंट रेस में नहीं आ सकती है, डेंजरस वेपन्स नहीं मेंटेन कर सकती है और वॉरशिप तो पूरी तरीके से बैंड है। They should not resort to war and the member states were to refer any dispute to the League of Nations for a peaceful solution। अगर कोई dispute किसी भी कंट्री में होता है तो वो लीग को इन्फॉर्म करेगा फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन, वॉर नहीं करेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज, to supervise the working of mandatory system for promoting human welfare, to solve the social and economic problems and the promote of health in the world। मेंबरशिप इनिशियली लीग में 42 मेंबर्स होते हैं शुरुआत में। यूएसए ज्वाइन नहीं करती इस लीग को। जर्मनी को भी अलाउ नहीं किया जाता है टू बिकम इट्स मेंबर अंटिल 1926। रशिया मेंबर बनती है इन 1934। ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन काम कैसे करती है? मेन ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन वर एज फॉलोज: जनरल असेंबली, काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। There were a number of commissions and committees for international labor, health, child welfare activities, economic and financial organization and women rights। अनफॉर्चुनेटली लीग फेल्ड हो जाती है अपने काम पे, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करने में वो अनसक्सेसफुल होती है। दैट्स वाई लीग ऑफ नेशन फेल्ड, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और ये सबसे बड़ा सबूत है लीग ऑफ नेशन का फेलियर का, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बनाया ही गया था टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एंड टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब भी होता है, इसका मतलब है कि लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल्ड हो जाती है। What were the reasons behind the league's failure? First, the rise of dictatorship in Germany। जर्मनी में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ गई। USA decided not to join as she believed in the policy of isolation and tried to avoid any political dispute with other states as well as signing of treaties। USA अपने आप को बचा रही थी, दूसरे स्टेट्स से इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डिस्प्यूट या किसी भी तरीके की ट्रीटी उसको साइन नहीं कर रही हैं। तो USA ने डिसाइड किया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे लीग ऑफ नेशन। इस वजह से भी लीग फेल हो गया। द मेंबर्स वर नॉट सिंसियर इनफ, मैनी ऑफ देम साइंड सीक्रेट ट्रीटीज एंड डिड नॉट रिजॉर्ट टू कलेक्टिव एक्शन। द लीग डिड नॉट हैव एनी स्टैंडिंग आर्मी। लीग की खुद की कोई आर्मी थी ही नहीं जो किसी मेंबर स्टेट्स को रोक सके। व्हेन एनी कंट्री बिहेव्ड एग्रेसिवली द लीग ईदर इग्नोर्ड इट और डिफाइड इट। तो लीग इतना पावरफुल था ही नहीं, कोई भी कंट्री अगर एग्रेसिवली बिहेव करती भी थी तो लीग उसको इग्नोर कर देता था। League tried to apply economic sanction against an aggressor, but it was not fruitful as the members were not eager about it, for they had to shoulder the economic burden। अगर कोई एग्रेसिव बिहेवियर कोई कंट्री करती थी तो उसके ऊपर बस इकोनॉमिकली कोई चार्जेस लगा देते थे, लेकिन ये कोई फ्रूटफुल सामने नहीं आया क्योंकि मेंबर्स बहुत ही ईगर ही नहीं थे। उनके ऊपर तो बस इकोनॉमिक बर्डन हो जाता था कि हमें इतना पे ऑफ करना है फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर। लीग सीम टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टोरियस पावर। देखा गया है कि लीग विक्टोरियस पावर के लिए बेनिफिट रहा है। द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो हुई है बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, emboldened the aggressors like Hitler who flouted the league। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो किया गया है ब्रिटेन ने और फ्रांस ने, जिससे दिखता है कि हिटलर जैसे लोग जिसने लीग को बिल्कुल माना ही नहीं है, फ्लाउटेड किया है, मतलब ना मानना, उल्लंघन करना हिटलर जैसे एग्रेसर्स को का देखा गया है कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो हुई है, तो लीग इसीलिए फेल्ड हो गया। Now in the next video I'll discuss question answers. Thank you.